नमस्ते बच्चों, मैं सुजीत कुमार राय, संस्कृत शिक्षक, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर आप सबों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत विभिन्न कक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न, वाक्य संशोधन अथवा अशुद्धि संशोधन के बारे में समझने का प्रयत्न करते हैं। बच्चों, अशुद्धि संशोधन या वाक्य संशोधन को करने के लिए सर्वप्रथम आपको कर्ता एवं क्रिया की संरचना का समुचित ज्ञान एवं संस्कृत अनुवाद या वाक्य बनाने के नियम के बारे में आपको सही ज्ञान होना आवश्यक है। बच्चों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप किसी भी विषय वस्तु का संशोधन आप तभी कर पाएंगे जब आपको उसके बारे में समुचित ज्ञान हो। तो इसलिए आपको यहाँ वाक्य संशोधन अथवा अशुद्धि संशोधन के लिए वाक्य संरचना का सही ज्ञान आवश्यक है। वैसे तो संस्कृत अनुवाद से संबंधित वीडियो इसके पूर्व इसी चैनल पर मैं पोस्ट कर चुका हूं, अतः आपको उसके बारे में विस्तार से समझने के लिए आप एक बार उसे अवश्य देख लें, क्योंकि इस समय मैं आपको संस्कृत अनुवाद के बारे में संक्षेप से जानकारी देते हुए अपने मुख्य विषय अशुद्धि संशोधन पर आपको लिए चलता हूं। तो बच्चों, आप यहां स्लाइड में देख पा रहे हैं, कर्ता को दिखाया गया है। कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, पुरुष भी है। 3 प्रकार का पुरुष होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। 3 प्रकार का वचन होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और अलग अलग पुरुष के लिए अलग अलग शब्द निर्धारित किए हुए हैं। जैसे प्रथम पुरुष में सह, तौ, ते, सा, ते, ताः, तत्, ते, तानि। वैसे ही भवान, भवन्तो, भवन्तः और कोई भी नाम या संज्ञा। वैसे ही मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। इसे देखिए, इंग्लिश में भी आपकी सुविधा के लिए मैं दर्शाने का प्रयत्न किया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। फिर इसके बाद देखिए, क्रिया का रूप, जिसे आप संस्कृत में धातु कहते हैं, वह भी दिखाया हूँ। यहाँ भी 3 पुरुष हैं और 3 वचन है, और उसका जो सही संरचना है वर्तमान काल का देखिए, तीतः अंति, शीथः थ, आमी आवह आमह, और उस पर पठ धातु को सेट करके दिखाया गया है। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावह, पठामः। तो अब अनुवाद बनाने का नियम जो है वह भी देख लीजिए संक्षेप में, कि कर्ता यानी कि सब्जेक्ट जिस पुरुष एवं जिस वचन में रहेगा, क्रिया भी उसी पुरुष एवं उसी वचन की होगी। कहने का मतलब, कर्ता यदि आप प्रथम पुरुष एक वचन से लेंगे, जैसे कि देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में है सह, तो यदि आप यहाँ सह लेंगे तो क्रिया को भी प्रथम पुरुष एक वचन में लेना होगा, और प्रथम पुरुष एक वचन में हो गया ती, और जब पठ धातु लगाएंगे तो पठती, तो सह पठती। वैसे ही यदि आप मध्यम पुरुष द्विवचन का लेंगे कर्ता, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन का लेंगे, और यदि आप कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन या बहुवचन का लेंगे तो क्रिया भी आपको उत्तम पुरुष एक वचन या बहुवचन का ही लेना होगा। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और मैं पुनः आपको बता दूं, इसके बारे में मैं बहुत विस्तार से
अपने संस्कृत अनुवाद नामक वीडियो में मैं समझाया हूँ, आप उसे देख लेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ अनुवाद दिखा दिया हूँ उसी पर। जैसे वह पढ़ता है तो सह पठती, क्योंकि स हुआ प्रथम पुरुष एक वचन में। फिर देखिए प्रथम पुरुष द्विवचन में तव होता है, और प्रथम पुरुष द्विवचन में जो क्रिया का रूप है वो हो जाता है तह, तो तव पठतः। तो आप इसे ध्यान से देख लेंगे। आप चाहें तो हमारे वीडियो को पॉज करके भी आप यहाँ देखिए 16 अनुवाद में दिखाया हूँ, आप इसे देख सकते हैं, या फिर मेरा पूर्व का जो वीडियो है संस्कृत अनुवाद उसे आप देखकर अपने सारे संदेहों को दूर कर सकते हैं। इसी में देखिए यदि कर्ता और क्रिया के बीच में यदि कर्म भी रहे, उस पर भी नियम है कि यदि वाक्य में कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहे तो कर्म में कारक की द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखिए वह पुस्तक पढ़ता है, सह पुस्तकम पठति, वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं, तौ पुस्तकम पठतः, और वे लोग पुस्तक पढ़ते हैं, ते पुस्तकानि पठन्ति। अब हम आते हैं आज के महत्वपूर्ण विषय वाक्य संशोधन। तो देखिए बच्चों, वाक्य संशोधन में निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक ही तरह का नहीं रहता है। कभी आपको पुरुष संबंधी अशुद्धि रहेगा, कभी वचन संबंधी रहेगा, कभी विशेष्य विशेषण संबंधी रहेगा, कभी संख्या संबंधी रहेगा। तो उसकी अलग अलग मैं चर्चा आपको अभी करूँगा, और मैं आपको पूरी तरह से संतुष्ट करने और समझाने का मैं प्रयत्न करता हूँ। तो देखिए, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट जिस पुरुष अर्थात जिस पर्सन में रहेगा उसकी क्रिया भी उसी पुरुष की होगी। पुरुष संबंधी जो अशुद्धियां होती हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा कि यदि आप कर्ता प्रथम पुरुष से लेंगे तो क्रिया को भी प्रथम पुरुष से ही लेना होगा। यदि आप कर्ता मध्यम पुरुष से लेंगे तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की होगी, और यदि आप कर्ता उत्तम पुरुष का लेंगे तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की होगी। देखिए, एक तरफ अशुद्ध वाक्य को दिखाया हूं और दूसरी तरफ उसको शुद्ध करके। जैसे देखिए, सह पठसी, सह होता है प्रथम पुरुष एक वचन में, जबकि पठसी होता है मध्यम पुरुष एक वचन में, जो कि गलत है। इसका शुद्ध हो जाएगा सह पठति, क्योंकि सह प्रथम पुरुष एक वचन में और पठति भी प्रथम पुरुष एक वचन में। वैसे ही देखिए त्वम पठामी, त्वम होता है मध्यम पुरुष एक वचन में और पठामी होता है उत्तम पुरुष एक वचन में, जो कि गलत है। इसका सही हो जाएगा त्वम पठसी। वैसे ही देखिए बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण, कई बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होता है, कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि कन्फ्यूजन होने का मुख्य कारण यहाँ इंग्लिश कन्फ्यूजन कराता है। इंग्लिश में आप कहें या तुम कहें उसके लिए एक ही शब्द है और वह शब्द है यू, किंतु संस्कृत में तुम के लिए अलग है त्वम, और आप के लिए भी अलग है, आपके लिए होता है भवान। उसके साथ ही दोनों की संरचना भी अलग अलग है। त्वम होता है मध्यम पुरुष एक वचन में, जबकि भवान होता है उत्तम पुरुष एक वचन में। देखिए यहाँ देखिए शुद्ध वाक्य में दूसरे में त्वम के साथ पठसी होता है। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन में होने के कारण पठसी होता है, और जबकि भवान के साथ पठसी नहीं होता है। यहाँ देखिए अशुद्ध वाक्य में दिखाया हूँ भवान पठसी, तो भवान पठसी सही नहीं है, क्योंकि भवान प्रथम पुरुष एक वचन में होता है। इसका शुद्ध क्या होगा? भवान पठति। मोहनः गच्छतः, मोहन जो है ये नाम है, ये संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो संज्ञा जो होता है वो होता है प्रथम पुरुष में, इसलिए हो जाएगा मोहनः गच्छति। तो ये था पुरुष संबंधी अशुद्धियाँ। इसका आप ध्यान रखेंगे तो आपसे ये गलती नहीं होगी और आप इसको शुद्ध कर पाएंगे। दूसरा है वचन संबंधी अशुद्धियाँ। संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं, आपको पहले भी बताया जा चुका है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन।
आप जानते हैं एक वचन जिससे एक का बोध हो, द्विवचन जिससे दो का बोध हो, और बहुवचन जिससे तीन या तीन से अधिक का बोध हो। देखिए एक वचन का उदाहरण बालकः पठति, द्विवचन का बालको पठतः और बहुवचन का बालकाः पठन्ति। अब इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण बात। एक शब्द चूंकि एक का बोध करता है, इसलिए एक शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है। उदाहरण देखिए एकः बालकः पठति। द्विशब्द सदा द्विवचन होता है, द्वौ बालकौ पठतः, देखिए द्विवचन में हो गया पठतः। और त्रिशब्द सदा बहुवचन होता है, क्योंकि तीन बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया, त्रयः बालकाः पठन्ति। तो ये वचन संबंधी जो अशुद्धियां हैं इस पर आप ध्यान देंगे। ये नहीं कि आप यहाँ एकह के जगह पर कुछ दूसरा कर देंगे, तो नहीं, यदि एक है तो एकह, और एकह का फिर एकाह नहीं होता है, एकौ नहीं होगा, क्योंकि एक अपने आप में सिंगुलर है, एक वचन है और वह परिवर्तित नहीं होता है। वैसे ही दो हमेशा द्विवचन में प्रयुक्त होता है और तीन हमेशा बहुवचन में। अब देखिए क्रिया संबंधी अशुद्धियां। क्रिया यानी कि वर्ब, जिसे संस्कृत में धातु कहते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता के वचन के अनुसार, कर्तृवाच्य वाच्य के बारे में भी मेरा वीडियो है, मैं डाला हूं इसी चैनल पर। यदि आपको वाच्य के बारे में जानकारी लेना हो तो विस्तार से समझाया हूं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसका नाम है वाच्य परिवर्तन। तो कर्तृवाच्य यानी कि एक्टिव वॉइस, तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्तृवाच्य में कर्ता के वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। मतलब कर्तृवाच्य में जो कर्ता का वचन रहेगा, कर्तृवाच्य में क्रिया का भी वचन वही होगा। कर्ता के अनुसार क्रिया कर्तृवाच्य में, ध्यान दीजिएगा, जबकि कर्मवाच्य में कर्म के वचन के अनुसार क्रिया के वचन का प्रयोग किया जाता है। फिर से इसे रिपीट कर दूं, कर्तृवाच्य में कर्ता के वचन के अनुसार एवं कर्मवाच्य में कर्म के वचन के अनुसार। नाम से ही स्पष्ट है, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता। तो कर्तृवाच्य में कर्ता के वचन के अनुसार क्रिया और कर्मवाच्य में कर्म के वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। देखिए गजाः चलन्ति, गजाः चलति, तो गजा है बहुवचन और यहां है चलती, तो चलती है एक वचन, ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या होगा? शुद्ध होगा गजाः चलन्ति। वैसे ही देखिए तव खेलती, तव हो गया द्विवचन और खेलती हो गया एक वचन, तो कर्ता द्विवचन और क्रिया एक वचन, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? कर्ता यदि द्विवचन तो क्रिया को भी द्विवचन करना होगा, तव खेलतः। वैसे ही देखिए ते अगच्छत, ते हो गया बहुवचन और अगच्छत हो गया एक वचन, इसको शुद्ध करने के लिए करना होगा ते अगच्छन। वयम पठन्ति, वयम हो गया बहुवचन और पठन्ति भी है बहुवचन, लेकिन वयम होता है उत्तम पुरुष में और पठन्ति होता है प्रथम पुरुष में, तो ये गलत है। इसलिए आपको करना होगा वयम पठामः, वयम जिस पुरुष में है उसी पुरुष का उसी वचन को करना है। मतलब वयम बहुवचन है तो हम बहुवचन करेंगे, लेकिन बहुवचन किसका करेंगे? उसी पुरुष का, उत्तम पुरुष का बहुवचन। भवान पठसि, पहले भी ये उदाहरण आया था। भवान पठसि, भवान पठसि गलत है, क्योंकि भवान जो है वो प्रथम पुरुष में होता है और पठसि होता है मध्यम पुरुष में, तो सही होगा भवान पठति। लिंग संबंधी अशुद्धियां। संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो जो शब्द जिस लिंग के अंतर्गत आते हैं उन शब्दों का प्रयोग उन्हीं लिंगों के अनुरूप शब्द रूपों के अनुसार किया जाता है। कहने का मतलब, जैसे कि आप बालक शब्द रूप याद किए और बालक शब्द रूप में यदि कहता है बालकः, बालकौ, बालकाः, और मान लीजिए किसी लड़की का नाम है रमा
और आप रमा को बालक शब्द रूप के अनुसार सेट कर देंगे तो नहीं होगा। रमा रमौ रमाह नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। रमा सेट होगा लता शब्द रूप के अनुसार, क्योंकि लता भी स्त्रीलिंग और रमा भी स्त्रीलिंग। तो यही इसमें कहा कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, जो शब्द जिस लिंग के अंतर्गत आते हैं उन शब्दों का प्रयोग उन्हीं लिंगों के अनुरूप शब्द रूपों के अनुसार आपको करना है। देखिए, वृक्षे फलाः सन्ति, वृक्ष में फल हैं, ये कहना चाह रहा है, लेकिन फल शब्द जो है वह नपुंसक लिंग है और यहां प्रयोग कर दिया गया है पुल्लिंग की तरह, यह गलत है। तो होगा वृक्षे फलानि सन्ति, फलानि नपुंसक लिंग। अग्नि शीतला अस्ति, यहां देखिए अग्नि पुल्लिंग है, लेकिन शीतला जो प्रयोग किया गया यह प्रयोग कर दिया गया स्त्रीलिंग के लिए, यह गलत है। तो होगा अग्नि शीतलः अस्ति। अब देखिए, इयम गुणवान कन्या अस्ति, इयम तो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया, सही है। कन्या भी स्त्रीलिंग के लिए है, सही है। अस्ति क्रिया सही है, लेकिन गुणवान होता है पुल्लिंग के लिए, गुणवान बालक कहते हैं, गुणवान कन्या नहीं होता है। गुणवान का स्त्रीलिंग होता है गुणवती, तो यहां आपको करना होगा इयम गुणवती कन्या अस्ति। अब देखिए, मम मित्रः मूर्खः अस्ति, मित्र जो है वह पुल्लिंग नहीं होता है, न ही स्त्रीलिंग होता है, मित्र नपुंसक लिंग होता है। इसका शुद्ध होगा मम मित्रम मूर्खम अस्ति। तो लिंग के अनुसार जो जिस लिंग में है उसी लिंग के अनुरूप आपको वाक्य को सही ढंग से सेट करना है। इन्हीं चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, गणना संबंधी अशुद्धियां, गिनती। संस्कृत में 1 से लेकर 4 तक तीनों लिंगों के रूप अलग अलग होते हैं। गिनती के बारे में भी, संख्या ज्ञान के भी बारे में मैं वीडियो बनाया हूं, उसमें मैं पूरे विस्तार से समझाया हूं, आप उस वीडियो को भी देख लें। संक्षेप में यहां मैं आपको बता दूं कि संस्कृत में 1 से लेकर 4 तक तीनों लिंगों के रूप अलग अलग होते हैं। अतः आपको यहां ध्यान देना है कि कर्ता के लिंग के अनुसार ही इन शब्दों का प्रयोग आपको करना है। जैसे देखिए, उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। एकम बालकः पठति, मैं आपको बोला कि संख्या का जो मेरा वीडियो है उसमें बहुत विस्तार से समझाया हूं। एकम बालकः, एकम हो गया नपुंसक लिंग में और बालक हो गया पुल्लिंग में, बालकः पुल्लिंग में होता है। तो एक तरफ नपुंसक लिंग एक तरफ पुल्लिंग, ये तो होगा नहीं। तो एक का पुल्लिंग में होता है एकः, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में एकम। तो यहाँ है बालकः, बालकः है पुल्लिंग में, इसलिए शुद्ध हो जाएगा एकः, एकः बालकः पठति। वैसे ही देखिए, एकः बालिका पठति, बालिका स्त्रीलिंग है और मैं आपको बताया एक का स्त्रीलिंग में क्या होता है, एका, तो हो जाएगा एका बालिका पठति। वैसे ही देखिए, एका फलम पतति, फल है नपुंसक लिंग, तो एक जो लगाए हैं वह भी नपुंसक लिंग का शब्द देना होगा और एक का नपुंसक लिंग होता है एकम, तो एकम फलम पतति। अगला उदाहरण देखिए, त्रयः फलानि मधुरानि सन्ति, फल है नपुंसक लिंग जिसका रूप चलता है फलम फले फलानि, फलानी सही है नपुंसक लिंग, मधुरानी भी सही है और उसके हिसाब से देखिए यहाँ बहुवचन का भी प्रयोग सही किया गया है, लेकिन एक गलती है त्रयः। जब सब नपुंसक लिंग लगाया गया तो संख्या भी नपुंसक लिंग होगा और 3 का त्रय होता है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में तिस्रः और नपुंसक लिंग में त्रीणी, तो यहाँ हो जाएगा त्रीणी, त्रीणी फलानि मधुरानि सन्ति। अब देखिए, विशेष्य विशेषण संबंधी अशुद्धियां, यह भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। विशेष्य और विशेषण का नियम है, संस्कृत में विशेष्य एवं विशेषण का लिंग विभक्ति एवं वचन समान होता है। विशेष्य और विशेषण दोनों का लिंग विभक्ति और वचन समान रहता है, दोनों में परिवर्तन नहीं होता है, एक ही रहेगा। जो लिंग
विशेष्य का रहेगा, जो विभक्ति विशेष्य का रहेगा वही लिंग विभक्ति वचन विशेषण का होगा। देखिए मैं यहाँ वही उसी चीज़ को लिखा भी हूँ कि संस्कृत में विशेष्य एवं विशेषण का लिंग विभक्ति एवं वचन समान होता है, अर्थात जो लिंग विभक्ति एवं वचन विशेष्य का रहेगा वही लिंग वही विभक्ति एवं वही वचन विशेषण का भी होगा। देखिए उदाहरण, सर्वाः बालकाः पठन्ति, बालका हो गया पुल्लिंग में लेकिन सर्वाः लगा दिए हैं स्त्रीलिंग में, तो ये अशुद्ध है। इसको शुद्ध कैसे करेंगे? जब बालकाः पुल्लिंग बहुवचन है तो वहाँ भी सर्व जो शब्द है उसका भी पुल्लिंग रूप लगाना होगा, तो हो गया सर्वे, सर्वे बालकाः पठन्ति। अब सही हो गया। इयम पुस्तकम अस्ति, देखिए पुस्तकम नपुंसक लिंग और इयम हो गया स्त्रीलिंग, ये नहीं होगा। जब पुस्तकम नपुंसक लिंग है तो वहां भी नपुंसक लिंग लगाना होगा, तो इदम पुस्तकम अस्ति। अब सही हो गया। वस्त्राणि सुंदरम संति, वस्त्राणि देखिए बहुवचन और सुंदरम देखिए एक वचन, ये गलत है, दोनों का वचन भी सेम होगा, तो वस्त्राणि वस्त्राणि सुंदराणि संति, ये हो गया विशेष्य विशेषण। विशेष्य विशेषण पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखिए लकार संबंधी अशुद्धियां, लकार टेंस, संस्कृत में वाक्य संशोधन के समय इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है कि किस धातु का किस लकार में किस प्रकार रूप चलता है। जैसे देखिए सेवकः नृपम सेवती, सेवक मतलब नौकर, नृप मतलब राजा की सेवा करता है, यही कहना चाह रहा है। लेकिन यहां देखिए क्या है, सेवती, जबकि सेव धातु का रूप चलता है आत्मनेपदी में और उसका रूप होता है सेवते सेवेते सेवन्ते, नौकी सेवती सेवतः सेवंती, और यहाँ जैसे पठती पठतः पठंती है उस अनुसार कर दिया गया, ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध हो जाएगा सेवकः नृपम सेवते। वैसे ही देखिए देवता तत्र रमन्ति, यहां भी वही गलती की गई है, यहां हो जाएगा देवता तत्र रमन्ते। अब देखिए सह स्वः आगच्छत, स्वः मतलब होता है कल, आने वाला कल, टुमारो, वह कल आने वाला कल आया, एक तरफ कर दिया गया आने वाला कल और क्रिया लगा दिया गया भूतकाल का आगच्छत, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहां हो जाएगा सह स्वः आगमिष्यति। वैसे ही सह ह्यः आगमिष्यति, यहां देखिए कर दिया गया ह्यः, ह्यः मतलब होता है बीता हुआ कल, जो कल बीत चुका है, यस्टरडे, और इधर दे दिया गया भविष्यत काल का आगमिष्यति। यहां आगमिष्यति नहीं होगा, होगा सह ह्यः आगच्छत। जब यहां भूतकाल का तो यहां भी भूतकाल का। तो ये था वाक्य संशोधन या अशुद्धि संशोधन। इसमें आपको वाक्य लिखा रहेगा जैसे मैं आपको दिखाया कई एक उदाहरणों में, और आपको उसको शुद्ध करना है। तो आपको सबसे पहले उस पर ध्यान से देखना है, पूरे वाक्य को पढ़कर कहाँ गलती है, किस प्रकार की गलती है, और फिर उस गलती की पहचान करने के बाद आपको सोचना है इसका सही क्या होना चाहिए, और फिर आप उसका शुद्ध रूप लिखेंगे। और इस प्रकार से आप अशुद्धि संशोधन कर पाएंगे। और अशुद्धि संशोधन करना बहुत आसान है यदि आप सही ढंग से अनुवाद बनाने के लिए जानते हैं, और जो कुछ मैं नियम आपको बताया इन नियमों को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो बड़ी आसानी से आप वाक्य संशोधन कर लेंगे। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि भविष्य में आपके लिए मैं और भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को सब्सक्राइब अवश्य कर
नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि भविष्य में मेरे द्वारा अपलोड किया गया प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।